नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद सचिन शर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम कुछ दो पंक्तियों के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो पंक्तियां हैं कि सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें छत पे जाना होता है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें छत पे जाना होता है। हम सबकी मंजिल तो आसमान है और इसका रास्ता हमें खुद बनाना है। हम सबकी मतलब अपने परिवार की जो हम जुड़े हुए हैं, हमारी सबकी मंजिल क्या है? आसमान, और इसका रास्ता हमें खुद बनाना है। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास रहने वाली है वो है तापीय प्रतिलोमन। कल हमने इसके ऊपर छोड़ा था क्या? तापीय प्रतिलोमन। क्या रहेगा? तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन कल हमने बात की थी कि तापीय प्रतिलोमन होता क्या है? तापीय प्रतिलोमन या इसी को कहते हैं क्या? तापमान प्रतिलोमन, या यही होता है क्या? तापमान व्युत्क्रमण। क्या होता है? तापमान व्युत्क्रमण। याद रखेंगे, तापमान व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन या तापमान का प्रतिलोमन, या इसे ही बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। याद रखेंगे, बहुत ही आसान। बाकी कहते हैं बहुत ही कठिन, मैं कहता हूं बहुत ही आसान, क्योंकि ये इतना आसान है कि अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो आज के बाद आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड में इससे एक दो प्रश्न पक्के आते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम, नेट का एग्जाम ले लो, उसमें एक दो प्रश्न पक्के आएंगे। ठीक है, हर जगह इससे प्रश्न मिलेंगे। लैब असिस्टेंट का एग्जाम होगा, उसमें प्रश्न आ जाएगा। तो तापीय प्रतिलोमता जो है उसको लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें कठिन लगती है। लेकिन मैं कहता हूं आप ये एक क्लास लो, फिर उसके बाद आप PYQ करके देखना, आप खुद कहेंगे कि तापीय प्रतिलोमता बहुत आसान होती है। तो तापीय प्रतिलोमता होती क्या है? देखो, हमने अभी तक पीछे क्या पढ़ा? हमने पीछे अभी तक ये पढ़ा कि हम जैसे हमने कहा ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान में यानी टेम्परेचर में क्या आ रही थी? कमी आ रही थी। यानी पृथ्वी के पास तो था टेम्परेचर अधिक था, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर क्या था? कम था। लेकिन अब क्या है? कुछ ही परिस्थितियों में कुछ ही समय के लिए कुछ स्थानों पर, वो विशिष्ट स्थान होंगे, वहां पर क्या होंगी? ऐसी परिस्थिति होंगी। कैसी परिस्थिति होंगी बेटा? वो परिस्थिति होंगी कि हम जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे होगा क्या? तापमान में वृद्धि होगी। बस यही तापीय प्रतिलोमता है या तापमान का प्रतिलोमन है। क्या कि धरातल से जब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तो तापमान क्या है? बढ़ता है। तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तो आप याद रखें कि हमने नॉर्मल जो बात की थी वो तो हमने बात की थी कि ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम होता है। लेकिन आज हम कहते हैं कुछ स्थितियों में, हर टाइम नहीं, कुछ स्थान पर, हर जगह नहीं, हम बात करें कुछ समय के लिए ऐसी कंडीशन बनती है। और ये कब बनता है, किन स्थानों पे बनता है, वो हम बात करेंगे। तो ये क्या है? बस इतना से याद रखना है, तापमान का व्युत्क्रमण या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, या बात करें तापीय प्रतिलोमन या तापमान का प्रतिलोमन क्या होता है। तो सिंपल सी बात में आपको एक ही बात बतानी है। क्या? ऊंचाई पर जाने पर तापमान का बढ़ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। इससे एक ही सिंपल बात सामने आती है निकल कर, क्या कि धरातल के पास तो क्या है? तापमान ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा। यही तापीय प्रतिलोमता है। जैसे आप एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं अच्छे से कि जब एक उदाहरण है, इसका तापीय प्रतिलोमता से कोई लेना देना नहीं है, पर आप ऐसे समझे कि जैसे हम नीचे होते हैं और हमारे सूर्य नहीं आ रहा होता तो हम क्या कहते हैं? चलो छत पे चलो, वहां क्या है? सूरज आया हुआ है, गर्मी है। मतलब नीचे ठंड है और ऊपर क्या है? गर्मी है। वही तापीय प्रतिलोमता है। ऐसा ही होता है वायुमंडल में कि नीचे की जो परतें होती है वहां पर ठंड हो जाती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको गर्मी महसूस होगी। वैसे ही जैसे आप नीचे से छत के ऊपर जाते हैं, किस लिए? कि ऊपर क्या है? धूप आई हुई है, एकदम गर्मी है, नीचे क्या है? ठंड है, कमरे ठंडे हैं, चलो ऊपर चलते हैं। होता है ना ऐसा? बस वही कंडीशन सेम अपने घर में हम देखते हैं, वैसा ही वायुमंडल में होता है। क्या? नीचे तो क्या होता है? तापमान कम, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। अब हम बात करें कि ऐसा क्या है, कहां कहां होता है।
ऐसा कहाँ कहाँ होता है बेटा? तो ऐसा अगर मैं बात करूं कि कुछ समय के लिए ये होता है, याद रखें ये जो है ये क्या है, कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 24 घंटे रहेगा, नहीं, जब सूर्य का प्रकाश आ जाएगा तब ये क्या है, नहीं रहेगा, या गर्मी जैसे ही बढ़ेगी ये नहीं रहेगा। तो कुछ समय के लिए यानी 3 से 4 घंटे मैं कह सकता हूं, 3 से 4 घंटे क्या है, ये रह सकता है। अगर मैं बात करूं तो कुछ स्थान, क्या, कुछ स्थान, या मैं कह सकता हूं विशिष्ट स्थान। क्या कह सकता हूं बेटा? विशिष्ट स्थान। तो क्या है विशिष्ट स्थान? अब ये विशिष्ट स्थान से क्या आशय है? विशिष्ट स्थान से आशय ये है कि ये जो है ये ज्यादातर कहाँ बनते हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ज्यादा बनते हैं। कहाँ बनते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी ध्रुवों पर, कहाँ, ध्रुवों पर या मध्य अक्षांशों में। कहाँ पर? मध्य अक्षांशों में, या इन्हीं को मैं बोल सकता हूं क्या, इन्हीं को मैं बोल सकता हूं शीतोष्ण कटिबंध में। कहां पर? शीतोष्ण कटिबंध में। हमें पता है मध्य अक्षांश होते हैं, निम्न अक्षांश उष्ण वाला, मध्य अक्षांश शीतोष्ण वाला और उच्च अक्षांश ध्रुवीय वाला। तो उच्च और मध्य अक्षांश बोल दूं या ध्रुवों पर या मध्य अक्षांशों में बोल दूं? क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सर्दी में बनती है। ये कंडीशन कब बनती है? सर्दी में। और आपको पता है एक तो सर्दी और ऊपर से ये ठंडे क्षेत्र और होंगे, तो इन क्षेत्रों में क्यों होगा वो सारी बात करेंगे। अभी तो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि ये कुछ समय के लिए बनते हैं कुछ विशिष्ट स्थानों पर। वहां पर ध्रुवों पर और मध्य अक्षांशों पर ऐसी कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही गर्मी कम होती है और फिर बाद में जो कंडीशन, जो दशाएं होती है वो वहां पर अच्छी तरह से बन पाती है। आपको पता ना यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, तापमान भी यहाँ पर कम होता है, हमने बात की थी पीछे, ठीक है। तो अब हम बात करें कि कुछ समय के लिए कुछ स्थानों पर और कुछ दशाएं, वो दशाएं हम आगे अभी बात करेंगे जस्ट। तो ये था हमारा क्या है, नॉर्मल तापीय प्रतिलोमन। तो तापीय प्रतिलोमन के प्रकार मैंने कल आपको 3 बताए थे, याद है क्या कौन कौन से? अप्रवाही, प्रवाही और यांत्रिक, ठीक है। अप्रवाही, प्रवाही और यांत्रिक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हैं। पहले आप क्या है, इसकी परिभाषा लिखे, तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन की परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग लगाए क्या? तापीय प्रतिलोमन, तापमान प्रतिलोमन, तापमान व्युत्क्रमण या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। अब लिखो, क्या लिखेंगे परिभाषा? लिखे तापमान प्रतिलोमन, प्रतिलोमन से आशय है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, यानी वायुमंडल की नीचे की परतों में तापमान कम व ऊपर अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी नीचे की जो परतें होती हैं वहां पर क्या है, एकदम नीचे की परतों में क्या है, नीचे जो तापमान रहेगा वो कम रहेगा और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान भी बढ़ेगा। और नॉर्मल रूप से हमने बात की थी कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है, रुद्धोष्म से होता है और असामान्य से होता है। 6.5, 10, 6 कल किया था ना। तो ये इसका विपरीत है। आज से इतने हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान क्या है, बढ़ेगा। वही तापीय प्रतिलोमन या तापमान व्युत्क्रमण है, ठीक है। लिखें, यह कुछ समय के लिए वह विशिष्ट स्थानों व कुछ आवश्यक दशाओं में बनता है, दशाओं में बनता है।
तो समझ गए, ये आपका क्या है, तापीय प्रतिलोमन या तापमान का व्युत्क्रमण। बहुत अच्छे, तो ये क्या रहेगा, तापीय प्रतिलोमन या तापमान का व्युत्क्रमण आपको नोट्स के रूप में मैंने लिखवा दिया है। अब क्या करें, अब लिखें तापीय व्युत्क्रमण या तापमान प्रतिलोमन के प्रकार। लिखेंगे क्या, तापीय प्रतिलोमन या, लिखे नंबर 1 जो है वो क्या है, कल ही मैंने आपको बताया था, अप्रवाही प्रतिलोमन, और दूसरा हमने पढ़ा था वो क्या था, प्रवाही प्रतिलोमन, और तीसरा था वो कौन सा था, यांत्रिक प्रतिलोमन। तो ये 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, अप्रवाही प्रतिलोमन, प्रवाही प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन। याद रखेंगे इनको अच्छे तरीके से। प्रतिलोमन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। जहां 3 चीजें होती हैं वहां क्या होता है, ऑप्शन बनाने के लिए आसान हो जाता है। 3 तो ये दे देगा, कोई और दे देगा, कहेगा इनमें से तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है, और आपको ये बताना है अप्रवाही होता है, प्रवाही होता है, यांत्रिक होता है, और चौथा कोई और दे दे तो आपको पता लगेगा कि ये तो नहीं है। सर ने 3 बताया था, या एक आजकल पता है कथन कारण के प्रश्न ज्यादा आने लगे क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल गया। हो सकता है वो दे दे कि तापीय प्रतिलोमन के 3 प्रकार होते हैं, तो आपको पता होगा 3 है तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको चारों कथन नहीं आएंगे तब तक आप प्रश्न को सही नहीं कर सकते। अब ऊपर ऊपर की जो बातें हैं उनसे आजकल पेपर नहीं आता। आपको पता होगा कि कोचिंगों में क्या हो रखा है कि अब प्रश्न जो है वो ऑथेंटिक बुकों से आने लगे। जो है हमारे आरपीएससी के अध्यक्ष है साहू साहब, उन्होंने भी साफ साफ ये कह दिया क्या कि अब जो प्रश्न है वो आएंगे ऑथेंटिक बुकों से ही आएंगे, और ऑथेंटिक बुकों से ही आपको ये मैटर मिल रहा है। आप ये याद रखें कि मैं जो जितनी भी ऑथेंटिक बुकें हैं उनसे देखकर सारी चीजें लेकर आता हूं, एनसीईआरटी से, उसके बाद जो भी ऑथेंटिक बुकें चलती हैं उन सब से आपके लिए ये तैयार किया जाता है। तो आप विश्वास रखें, जिस दिन पेपर हो उस दिन देखना प्रश्न आएंगे, भरोसा बनाकर रखें। अगर और किसी से आएंगे तो यहां से भी प्रश्न आएंगे, बस आप विश्वास के साथ पढ़ते रहें, प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो अप्रवाही, प्रवाही या यांत्रिक प्रतिलोमन 3 प्रकार होते हैं। अब हम पहला पढ़ने वाले कौन सा, अप्रवाही प्रतिलोमन। हेडिंग लगाएं अप्रवाही प्रतिलोमन, तो हेडिंग लगाएंगे क्या, अप्रवाही प्रतिलोमन। और अप्रवाही प्रतिलोमन क्या होता है, इसके साथ शुरुआत करते हैं। तो अप्रवाही प्रतिलोमन क्या है, तो आप खुद समझो। एक होता है प्रवाह, क्या होता है, प्रवाह, आप खुद जानते हो प्रवाह क्या होता है कि किसी चीज का चलना, ठीक है। यहां बात हो रही है साफ साफ हवा की यानी पवन की, कि ऐसा प्रतिलोमन जिसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, या ऐसा प्रतिलोमन जिसके अंदर वायु नहीं चलती, वो कैसा प्रतिलोमन है, अप्रवाही प्रतिलोमन है। यानी इसके अंदर कोई प्रवाह नहीं होता, यानी कोई चीज चलती नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रवाही प्रतिलोमन कहा जाता है। और अप्रवाही प्रतिलोमन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रवाही प्रतिलोमन क्या है। तो आपने साफ साफ कह दिया कि ऐसा प्रतिलोमन जिसके अंदर प्रवाह नहीं होता, यानी कोई चीज चलती नहीं है। कहने का से ये कि इसमें क्या है, पवनें नहीं चलेंगी, तो वो कैसा है, अप्रवाही। यानी सीधी सी बात, एक ही लाइन कि इसमें प्रवाह नहीं होता है, फिर भी प्रतिलोमन हो जाता हो, यानी कोई भी प्रवाह ना हो फिर भी क्या है, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लग जाए, वो कौन सा है, अप्रवाही प्रतिलोमन। कितने प्रकार का होता है बेटा, तो 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार कौन कौन से, देखो आओ। पहला है वो है कौन सा, धरातलीय प्रतिलोमन। कौन सा, धरातलीय प्रतिलोमन, प्रतिलोमन। तो जो धरातलीय प्रतिलोमन है ये क्या होता है, धरातलीय प्रतिलोमन की बात करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। तो ये जो है वो क्या है, ये धरातलीय प्रतिलोमन और उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन 2 प्रकार होते हैं। एक एक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। मैं कहता हूं ये तो आपने समझा हुआ है, कैसे समझा हुआ है सर, अभी जब जिक्र आएगा तब आप कहोगे सर ये तो आप 5 से 6 बार समझा चुके हो। ये समझना है,
धरातलीय प्रतिलोमन क्या होता है, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन क्या होता है, जैसे ये समझ लेंगे तो समझो हमारा काम हो गया। अप्रवाही प्रतिलोमन हमने समझ लिया। अप्रवाही प्रतिलोमन की परिभाषा समझ आई ना? क्या थी अप्रवाही प्रतिलोमन की परिभाषा? कि ऐसा प्रतिलोमन जिसके अंदर प्रवाह नहीं होता हो फिर भी प्रतिलोमन हो जाए तो वो क्या है? अप्रवाही प्रतिलोमन। प्रवाह का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो ये कहते हैं इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती, शांत या स्थिर रूप से होता है और फिर भी क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। और इसके अंदर कहा इसके कितने प्रकार बेटा? तो हमने कहा इसके दो प्रकार होते हैं, धरातलीय प्रतिलोमन और उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। तो अब आप क्या है पहले समझेंगे किसको, वो है कौन सा? धरातलीय प्रतिलोमन। कौन सा प्रतिलोमन है? धरातलीय प्रतिलोमन। धरातलीय प्रतिलोमन को समझेंगे। धरातलीय प्रतिलोमन होता क्या है? तो धरातलीय प्रतिलोमन को समझने के लिए आपको बस कुछ नहीं, अपना क्या है दिमाग का ढक्कन खोल के रखना है। बस क्या है, ऐसे ना हो कि हाँ यहां से आई 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 और फिर क्या है जैसे यहां पर आने लगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ज्यादातर ऐसे होता है बच्चों के साथ, होता है ना। अरे यहाँ आवे एक दिमाग में आना रही है, इतना क्या करा ऊपर उठा के मैंने वापिस से यहाँ करके वापिस भेज दिया। हाँ, यहाँ पर कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। हम क्यों दिमाग खराब करें, है ना। हाँ, क्योंकि दिमाग में जाएगी तो फिर दिमाग में क्या होगी? प्रोसेस होगी, और ऐसा हम करना ही नहीं चाहते। हाँ, बड़ा शांत दिमाग है। अरे अपनो दिमाग के पूरो बढ़िया दुनिया पेटी बंद है। हाँ बिल्कुल पेटी बंद। आपा कभी बेचारे काम ही कौन लियो, यूज ही कौन करी दो, कभी इसको बेचारे को अपने तकलीफ देते ही नहीं। आप ये सोचा कि बढ़िया क्या है, हाँ क्यों दुख दिया, तो इसको थोड़ा बहुत काम में लो। मशीनरी है, अगर आप इसको नहीं काम में लोगे तो क्या होगा? जंग लग जाएगा। हाँ, एकदम जिसो भगवान दियो विशोक विशोक पड़ियो आपनो जे काम में आप लियो ही को नहीं। अगर काम में लेंगा तो और बढ़िया काम करोगे, जितना ज्यादा इन्हें यूज लेंगे उतना ज्यादा आपके काम करोगे। एक अंदर बढ़िया चीज तो कम है और आप अदर जो चीजें चलन आ रही है नहीं वह ज्यादा है। तो बाहू के थोड़ो सो बचो, और जो के काम की चीजें बने थोड़ी थोड़ी जगह जान दो, ताकि वह इल्ली चीजें में निकले रखे है। गुरुजी वह चीज को नहीं निकालनी, आई काम आ रही निकालन दो, ठीक है। तो आने घुसाओ, थोड़ा सा ढक्कन खुल्लो रखो, ठीक है, दिमाग को। अब आप बात करा के अब देखो, हाँ कि ना भी गुरुजी इन्नू खुल्लो है तो इन्नू बंद को नहीं, अठों घुस तो जाए इन्नू निकल जाए, तो ऐ साइड और ढक्कन खुल्लो रखो और इल्ली साइड और बंद रखो ताकि दिमाग के अंदर रह जाए, ठीक है। हाँ, तो अब अपने बात करें क्या, कौन सा? धरातलीय प्रतिलोमन। धरातलीय प्रतिलोमन। प्रतिलोमन ये क्या है? एक ही आसान टॉपिक है। हाँ, बार बार आसान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों के मन में ये साइकोलॉजी ना हो कि बहुत ही मुश्किल है, जब मुश्किल को नहीं, ठीक है। अब देखो क्या, अब हम बात करें तो सबसे पहले बात करें क्या है, तो धरातलीय प्रतिलोमन क्या होता है? धरातलीय प्रतिलोमन ये होता है कि जैसे ये हमारा धरातल है, ये हमारा क्या है? धरातल है, और इस धरातल पर यहां पर तो क्या हो, धरातल के आसपास तो क्या हो जाए? धरातल के आसपास तो हो जाए क्या? ठंड। क्या हो जाए? ठंड। यहाँ समझो कापा नीचा हाँ तो बैठत के है ठंड है, और जी आप ऊपर जाओ छात पर तो आपका कहा ठीक है गर्मी है। तो वही कंडीशन धरातलीय प्रतिलोमन है। यहाँ तो क्या हो जाए? ठंड, और जैसे हम ऊपर जाए तो यहाँ क्या हो जाए बेटा? गर्मी। यहाँ क्या हो जाए? गर्मी। यानी यहाँ तो टेम्परेचर कम हो जाए, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाए। तो ये कौन सा प्रतिलोमन है? धरातलीय प्रतिलोमन। बस बात तो इतनी है। धरातलीय प्रतिलोमन क्या कि धरातल के आसपास ठंड और ऊपर जाए तो क्या हो जाए? गर्मी हो जाए। वो क्या होती है? धरातलीय प्रतिलोमन। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। धरातल के पास ठंड, ऊपर जाए तो गर्मी, ये क्या है? धरातलीय प्रतिलोमन। अब हम बात करें कि ये जो धरातलीय प्रतिलोमन होता क्यों है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि धरातलीय प्रतिलोमन होता क्यों है। तो आओ देखें धरातलीय प्रतिलोमन क्यों होता है। देखो, इसके लिए बेटा कुछ दशाएं होनी चाहिए, बस प्रश्न यहीं से आएगा। ये जो लिखा रहा हूं यहां से आएगा कि प्रतिलोमन के लिए कौन कौन सी दशाएं चाहिए, या पूछ लेगा धरातलीय प्रतिलोमन के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो लिखो, लिखेंगे क्या? कुछ दशाओं में यह बनता है जो निम्न प्रकार है। एकदम नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करें कि ये दशाएं कौन कौन सी है, तो लिखते जाओ बेटा, हर एक चीज को समझेंगे। नंबर 1 लिखें क्या? सर्दी की लंबी रातें।
क्या लिखेंगे? सर्दी की लंबी रातें, हाँ जैसे अभी, ठीक है। दूसरा लिखेंगे क्या? स्वच्छ आकाश। क्या लिखेंगे? स्वच्छ आकाश, आसमान स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। तीसरा लिखेंगे क्या? धरातल के पास शुष्क वायु, शुष्क वायु यानी जो धरातल है उसके निकट वायु कैसी हो? शुष्क हो, यानी उसमें नमी ना हो। उसके बाद लिखेंगे 4 नंबर क्या है? धरातल, धरातल का हिमाच्छादित, यानी धरातल के ऊपर बर्फ होगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। क्या होना? हिमाच्छादित होना। तो कौन कौन सा? सर्दी की लंबी रातें होना चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, धरातल के पास क्या होनी चाहिए? शुष्क वायु होनी चाहिए, और धरातल का कैसा होना चाहिए? हिमाच्छादित होना चाहिए। ये चीजें जब आपको मिल जाती हैं मुख्य रूप से, तो उससे आपके क्या है? ये प्रतिलोमन बन जाता है। कैसे बनेगा ये प्रतिलोमन? देखो ये ऐसे बनेगा। अब ये बातें याद रखी, क्या चाहिए? सर्दी की लंबी रात चाहिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और क्या चाहिएगी? वो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, क्या होना चाहिए? शांत पवन। क्या होनी चाहिए बेटा? शांत पवन। कहने का मतलब है पवन क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। पवन स्थिर, हमने कहा था ना ये कौन से का है? अप्रवाही का प्रकार है। अप्रवाही का मतलब पवन चलनी नहीं चाहिए। अगर इतनी चीज आपके पास है तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये धरातलीय प्रतिलोमन बने जाएगा। कैसे बनेगा समझेंगे। ये ऐसे बनेगा, ये पांचों चीजें आपने लिख ली होंगी। सबसे पहले एक एक दशा को समझें कि ये हमारा धरातल है। ये क्या है? हमारा धरातल यानी पृथ्वी है। और इस धरातल पर कैसे सर्दी की लंबी रातें, देखते जाना कि यहां टेम्परेचर कम कैसे होगा, यहां बढ़ेगा कैसे। पहला पॉइंट देखो क्या? सर्दी की लंबी रातें। अब आपका प्रश्न पहला कि क्या सर ये चीज गर्मी में नहीं हो सकती? तापीय प्रतिलोमन, मैंने कहा था ना कुछ समय के लिए होता है। अब देखो वो बात सही हो रही है कि क्या सर तापीय प्रतिलोमन या तापमान का प्रतिलोमन गर्मी में नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। इसके लिए सर्दी का मौसम होना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम होगा तभी लंबी रातें होंगी, छोटे दिन होंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? इससे फर्क ये पड़ेगा, देखो कैसे। ये हमारा क्या है? सूर्य। अब सूर्य है तो रात लंबी होगी, दिन छोटा होगा। मैं ऐसे मान लेता हूं कि दिन तो है वो कितने घंटे का? 8 घंटे का। और रात है वो कितने घंटे की? वो बच गई कितने घंटे की? 16 घंटे की। कितने घंटे की? 16 घंटे की। ऐसे मान के चले दिन 8 घंटे का, रात 16 घंटे की। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा कि अब जो दो किरणें पढ़ी थी हमने, एक सौर्यक विकिरण और एक पार्थिव विकिरण, याद है ना? सूर्य से आने वाली किरण सौर्यक विकिरण और जाने वाली किरणें पार्थिव विकिरण होती हैं। तो उसी पर चर्चा करें कि 8 घंटे तो सूर्य से आई क्या? पृथ्वी पर क्या आई? सौर्यक विकिरण। कितने घंटे आई? 8 घंटे। दिन कितने घंटे का था? 8 घंटे का था। अब 8 घंटे का था, मैंने कहा था ये जो कंडीशन है वो ज्यादा बनती कहां है? ध्रुवों और मध्य अक्षांशों में। तो वहां पर तो वैसे भी सीधी किरणें नहीं पड़ती। जैसे ऐसे समझे, ये क्या है? पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर यहां पर तो फिर भी टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब ये वाला क्षेत्र है मध्य अक्षांश और ये ध्रुव, तो यहां पर आपको पता है ये है क्या? सूर्य। अब इस किरणें पहले ही यहां से कम आ रही है, पहले यहां से कम आ रही है। जब सूर्य दक्षिण है ना तो बहुत ही कम पहुंचेगी। यहां पर पहले से ही ठंड है। एक तो बात ये कि यहां पर क्या है? पहले से ही ठंड है। अगर पहले से ठंड है तो वैसे ही यहां पर तापमान नहीं मिल रहा। दूसरी बात, दिन भी छोटा हो गया, तो अब दिन का प्रकाश पहले कम मिल रहा था, क्योंकि ये क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र है और मध्य अक्षांश है। यहां पर पहले से ही तिरछी किरण आ रही है। दूसरी बात, दिन भी कितने घंटे का मिला बेटा? 8 घंटे का मिला। और दिन अगर 8 घंटे का मिला तो 8 ही घंटे प्रकाश मिलेगा, वो भी कम मात्रा में, क्योंकि ये मध्य अक्षांश और ध्रुवों पर है। यहां पर तो पहले से ही ठंड है। तो 8 घंटे कौन सी किरणें मिली इन्हें? सौर्यक विकिरण। क्या मिली? सौर्यक विकिरण। समझते जाना, सौर्यक विकिरण। 8 घंटे अगर इनको सौर्यक विकिरण मिली तो क्या फुल मात्रा में मिली जैसी भूमध्य रेखा के पास मिलती है? नहीं। आपने कहा नहीं सर, मध्य अक्षांश और किसमें, ये कहां पर? ध्रुवों पर है, तो वहां पर तो तिरछी किरणें पड़ती हैं। इस कारण क्या होता है, वहां पर तो पहले से ही बहुत ठंड है और ऊपर से 8 ही घंटे सूर्य का प्रकाश मिला।
अब बताओ, जब सूर्य का प्रकाश आकर सूर्य वापिस चला जाता है तब क्या प्रतिक्रिया होती है? सूर्य तप में हमने पढ़ा था ना। अब पृथ्वी पर जितनी किरणें आई हैं वो अब वापिस जाएंगी कि नहीं जाएंगी? पार्थिव विकिरण के रूप में। अब पार्थिव विकिरण कितने घंटे जाएगी बेटा? वो 16 घंटे जाएगी। यानी जितनी आई थी वो तो 8 में चली गई, अब पीछे कितने बच गए? ये 8 में आई थी, 8 में वापिस चली गई, तो पृथ्वी पर तो 0 होगी ना। अब 8 घंटे और क्या करेगी पृथ्वी? वो तो अपनी ऊर्जा निकालेगी। अब जो पृथ्वी की ऊर्जा थी उससे भी ऊर्जा और निकलेगी, कितने घंटे? 8 घंटे। ये उदाहरण के रूप में है, ठीक है, कि 16 घंटे दिन रात नहीं है। अब क्या है, जब रातें लंबी होगी तब की बात कर रहा हूं, क्योंकि दिन तो छोटा हो गया, रात लंबी होगी। अब रात लंबी होगी तो पृथ्वी क्या करेगी? आदमी बेल्लो वजह के रखी कौन करे की काम करने लग जाए, ठीक है, क्योंकि गए नहीं करने का वो कर लिया। तो वैसी ही कंडीशन है। अब पृथ्वी 8 घंटे में क्या हो गया, जितना जो आया था सूर्य विकिरण उनको तो वापस भेज दिया। अब जो जितनी गर्म हुई थी उतनी तो भेज दी, अब नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। अब 8 घंटे और क्या करे? तो 8 घंटे अपनी ऊर्जा और निकालना शुरू कर देती है पृथ्वी, और निकाल कर यहां से अब 8 घंटे जो पार्थिव विकिरण थी वो निकालेगी। मैं इसको नीले से दर्शा देता हूं क्योंकि हमारी पृथ्वी का क्या है, नीला। तो अब क्या है, ऐसे समझे कि ये 8 घंटे अब निकल रही है। अब 8 घंटे निकल रही है तो पृथ्वी से ज्यादा निकल रही है। इसका मतलब अब पृथ्वी ठंडी होगी कि नहीं होगी? 8 घंटे अगर 8 में बराबर होगी, अब 8 घंटे एक्स्ट्रा निकाल रही है तो 8 घंटे पृथ्वी क्या होगी? अब 8 घंटे और जाएगा तो पृथ्वी का जो तापमान था वो और चला गया। इसका मतलब पृथ्वी क्या होगी? ठंडी होगी। पृथ्वी क्या होगी? ठंडी होगी, क्योंकि 8 घंटे इसकी ऊर्जा निकली है। 8 घंटे ऊर्जा निकली तो ये ठंडी होगी। और हमने एक संचालन पढ़ा था कि एक परत के संपर्क में दूसरी परत आने से क्या हो जाती है? वो भी ठंडी। तो अब ये पृथ्वी ठंडी होगी तो इसके आसपास की जो परत है वो भी इसके संपर्क में आने से क्या होगी? ठंडी होगी। ठंडी होगी मतलब यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया और ऊपर ये ऊर्जा जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया? ये ऊपर ऊर्जा आई सारी निकल के यहाँ आई तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा। तो यही तो कहा आप, ये प्रतिलोमन क्या है कि जब टेम्परेचर नीचे कम हो और ऊपर ज्यादा हो, यानी नीचे ठंड और ऊपर गर्मी हो, वो क्या हो जाता है? आप ये प्रतिलोमन। पर ये हुआ कब? सर्दी की जब लंबी रातें हो, क्योंकि गर्मी होगी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लंबी रात होगी नहीं, दिन लंबे होंगे, रात छोटी होगी। तो दिन में प्रकाश ज्यादा मिलेगा, रात में टाइम कम मिलेगा, तो वो नॉर्मल है, बना रहता है। लेकिन जब सर्दी की लंबी रात होती है तब क्या होता है कि यहाँ पर ये कंडीशन बनती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्राप्त कम होता है, पृथ्वी निकाल ज्यादा देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने से उसके संपर्क में आने वाली परत भी ठंडी हो जाती है, जिससे क्या है, नीचे की परतें ठंडी हो जाती है और ऊपर की जो परत है वहां पर जो ऊर्जा जाती है वो इकट्ठी हो जाती है, उससे क्या है, वहां पर गर्म हो जाती है। तो सीधी सी बात समझ आई, ठीक है। तो पहला कारण आपने समझा कि सर्दी की लंबी रातें कैसे प्रतिलोमन में सहायक है। तो सर्दी की रातें इसलिए सहायक है कि आपने समझ लिया कि इससे पृथ्वी ज्यादा ठंडी हो जाती है और ऊपर जो है वो गर्मी ज्यादा रहती है। कैसे? क्योंकि दिन की अवधि छोटी होने से प्रकाश कम प्राप्त होता है, ऊर्जा कम प्राप्त होती है, और रात लंबी होने से ऊर्जा निकाल ज्यादा देती है। तो अब क्या होता है कि ये क्या होगा, इससे यहाँ तो ठंड हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। यही तो है कि नीचे ठंड और ऊपर क्या हो, गर्मी हो गई। तो तापीय प्रतिलोमन है। बहुत अच्छे। दूसरी बात, स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश कैसे काम करेगा? याद करो, हमने परावर्तन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? परावर्तन। और उस परावर्तन में हमने एक ही बात पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि अगर बादल होंगे तो बादल किरणों का परावर्तन कर देते हैं, मतलब बादल उन किरणों को वापस लौटा देते हैं। बादल उन किरणों को क्या कर देते हैं? वापस लौटा देते हैं। अगर सोचो बादल छा रहे हैं, यहां पर माना कि यहां पर क्या छा रहे हैं? बादल छा रहे हैं, और ये बादल है। अब रात में तो क्या है, सूर्य की किरणें आई थी, आ गई। अब अगर यहां पर ठंड करना जरूरी है तभी तो क्या होगा? तापीय प्रतिलोमन होगा। अब यहां से पृथ्वी ने पार्थिव विकिरणें छोड़ी और आगे अगर बादल आ गए तो बताओ ऊपर जाने देगी क्या? नहीं जाने देगी ना। तो क्या कर देगी? आप खुद बताओगे कि सर ये तो परावर्तन कर देगी, मतलब टकराएगी, टकराकर वापस पृथ्वी पर भेज देगी। तो पृथ्वी ने जितनी ऊर्जा निकाली वो वापस टकरा कर कहां पर आ गई बेटा? वापस आ गई। किसकी वजह से? बादलों की वजह से। और बादलों की वजह से अगर वापस आ गई तो क्या पृथ्वी ठंडी हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि आप सबको पता है अगर पृथ्वी ठंडी होगी तो कैसे होगी? पृथ्वी ठंडी होगी क्या? कि जब ये किरणें सीधी ऊपर चली जाए, इनको कोई रोके ना, और अगर इनको बादल रोक रहा है और टकराकर ये वापस आएगी तो ये क्या है? इस पृथ्वी को गर्म कर देगी और यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। इसलिए ये तापीय प्रतिलोमन नहीं होगा ना। तापीय प्रतिलोमन तो कब होगा? जब यहाँ पर क्या हो? ठंड और यहाँ पर गर्मी हो। तो ऐसा कब होगा? जब आसमान में बादल ना हो। इसका मतलब देखो, मैं अभी बादल हटा देता हूं और मैंने बादलों को हटा दिया, और बादल हटाने से क्या हुआ
बादल हटाने से ये किरणों को कोई नहीं रोक रहा और पृथ्वी आराम से अपनी सारी ऊर्जा ऊपर भेज रही है। और जैसे ही पृथ्वी ने ऊर्जा ऊपर भेजी तो यहाँ पर ठंड हो जाती है और यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर ठंड हो जाती है और यहाँ पर क्या हो जाती है, गर्मी। और यही तो क्या है, धरातलीय प्रतिलोमन यानी तापीय प्रतिलोमन। और यहां से कह रहा हूं पक्का कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको समझ आया होगा कि स्वच्छ आकाश का मतलब क्या है कि अगर हमें यहाँ पर बादल नहीं होंगे तो जो पार्थिव विकिरण है वो अच्छे तरीके से ऊपर जा पाएंगी, और अच्छे तरीके से अगर ऊपर जा पाएंगी तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ठंड हो जाएगी, यहाँ पर गर्मी हो जाएगी। तो दूसरा भी आपको समझ आ गया कि स्वच्छ आकाश होना चाहिए। अब तीसरा क्या है, धरातल के पास क्या है, शुष्क वायु। शुष्क वायु का मतलब है बेटा कि यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए, तो आप खुद बताएं, इस वायु के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, इस वायु के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये धरातल के पास क्या है, वायु, और इस वायु में नमी का मतलब है कि इस वायु में जल वाष्प नहीं होना चाहिए। याद करो सूर्य तप वाला चैप्टर, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जलवाष्प जो है वो इन विकिरणों के लिए बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि वो रोक लेता है, हुमस वाली बात याद है क्या, कि जलवाष्प किरणों को रोक लेता है जिससे हुमस हो जाती है, चिपचिपापन हो जाता है। तो अगर इसमें नमी होगी, अगर इस वायु में नमी होगी धरातल के पास वाली में, यानी जल वाष्प होगा, तो ये किरणों को क्या कर लेगा, ऊपर नहीं जाने देगा और सोख लेगा, और धरातल के पास उमस कर देगा यानी गर्मी कर देगा, क्योंकि ये किरणों को रोक लेगा। और अगर किरणों को ये सोख लेगा तो जलवाष्प यानी नमी युक्त वायु होगी, तो ऊपर क्या नहीं हो पाएगी, यहाँ गर्मी नहीं हो पाएगी, बल्कि गर्मी कहाँ हो जाएगी, धरातल के पास हो जाएगी। तो इसे तो हम तापीय प्रतिलोमन नहीं कहते। तापीय प्रतिलोमन क्या होता है कि यहाँ पर तो क्या हो जाए, ठंड हो जाए, यहाँ पर गर्मी हो जाए। तो ऐसा कब होगा, जब धरातल के पास शुष्क वायु हो, यानी इस वायु में जल वाष्प ना हो, एकदम सूखी वायु हो। ठीक है, अगर एकदम सूखी वायु होगी, असंतृप्त वायु होगी, तब क्या होगा, अगर इसमें जल वाष्प नहीं है तो ये किरणें बड़े ही आसानी से ऊपर की ओर जाएंगी, और ऊपर की ओर जाएंगी तो यहाँ पर तो ठंड हो जाएगी और यहाँ पर गर्मी हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि धरातलीय प्रतिलोमन के लिए धरातल के पास शुष्क वायु होनी चाहिए, यानी नमी आपको मिल सकता है, नमी युक्त, नमी मुक्त। तो आपको याद रखें, युक्त का मतलब होता है नमी है, और युक्त का मतलब नमी है, और मुक्त का मतलब नमी नहीं है। तो कल को ये दे दे धरातल के पास वायु में नमी मुक्त तो सही है, अगर दे दे नमी युक्त तो आप सोचो कि हाँ होगा, नहीं, नमी युक्त का मतलब इसमें जलवाष्प है। तो आपको ये याद रखना है, जरूरी नहीं कि धरातल के पास शुष्क वायु नाम दे, वो कुछ भी दे सकता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा नहीं होनी चाहिए, मतलब आर्द्रता भी दे सकता है, आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, वायु एकदम शुष्क होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये किरणें ऊपर जा पाएंगी और ऊपर के टेम्परेचर को बढ़ा पाएंगी, और नीचे का टेम्परेचर कम होगा, और इसे ही तो हम क्या है, धरातलीय प्रतिलोमन या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है, हमने जाना क्या कि धरातल का हिमाच्छादित होना, धरातल का हिमाच्छादित होना। हिमाच्छादित होने का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि ये जो हमारा धरातल है, इस धरातल पर अगर बर्फ होगी, हिमाच्छादित का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं तो बर्फ, अगर धरातल के पास कुछ क्षेत्रों पर बर्फ होगी, जैसे आपको पता है ध्रुवीय क्षेत्रों पर बर्फ होती है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर अगर बर्फ होगी तो बर्फ मैंने कहा था शीशे के जैसा काम करती है, किरण को अवशोषण नहीं करती। जैसे ही विकिरण आएगी तो विकिरण को हैंड टू हैंड क्या कर देगी, वापिस भेज देगी, सोखने नहीं देगी। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को गर्म होने ही नहीं देगी, पृथ्वी को गर्म नहीं होने देगी, मतलब पहले से ही यहाँ क्या उत्पन्न कर देगी, ठंड उत्पन्न कर देगी, और ऊपर वापिस जाएगी, ये किरणें क्या कर देगी, गर्मी कर देगी। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर किसी भाग पर धरातल में बर्फ जमी हुई है तो वहां पर किरणों का अवशोषण होगा ही नहीं, आएगी, टकराएगी और वापिस जाएगी। जब रुकेंगी नहीं तो गर्म करेंगी नहीं, हमने पढ़ा था वायुमंडल को गर्म करने वाली वीडियो में। तो वैसा ही है कि यहाँ से कोई आई, टकराई और वापिस चली गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बर्फ थी, हिमाच्छादित क्षेत्र था। तो इसीलिए अगर धरातल के पास हिमाच्छादित क्षेत्र होगा तो क्या होगा, धरातल का हिमाच्छादित होना यानी धरातल का वह भाग जहां पर बर्फ है, तो उससे भी क्या हो जाएगी, किरणें परावर्तित हो जाएंगी, और इससे क्या होगा कि यहाँ पर ठंड बनी रहेगी धरती के पास, यानी, और ऊपर क्या रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा। तो टेम्परेचर ज्यादा और कम का यही तो है तापीय प्रतिलोमन के पास, यहाँ कम और यहाँ ज्यादा हो। तो ये भी आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया। लास्ट, शांत पवन या पवन स्थिर, हवा नहीं चलनी चाहिए। हवा नहीं चलनी चाहिए का मतलब क्या है, देखो, हवा नहीं चलनी चाहिए का मतलब ये है कि ये क्या है, कंडीशन बनाते हैं पहले
कि हमने सब कुछ था, यहां तक अच्छे तरीके से चल रहे थे कि क्या कि ये देखो अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि सब कुछ सही है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था और यहाँ कम था, तो आप समझ गए यहाँ कम था यहाँ ज़्यादा था, तापीय प्रतिलोमन बन रहा था। तभी अचानक से ऐसा हुआ कि इधर वाले क्षेत्र से, एक क्षेत्र से कैसी हवा आ गई बेटा, गर्म हवा आ गई। कैसी हवा आ गई, गर्म हवा आ गई। और गर्म हवा अगर आ गई तो आप मान के चलो इस टेम्परेचर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। याद है क्या प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर हमने साफ साफ ये पढ़ा था कि क्या, कल ही पढ़े थे, ये याद है ना आपको, तापमान में तो हमने कहा था कि वायु जो होती है प्रचलित पवन भी प्रभावित करती है, उसमें गर्म और ठंडी, गर्म जिस क्षेत्र में जाती है वहां के तापमान को बढ़ा देती है, बताया था अच्छे से। तो अगर ये गर्म वायु यहाँ आ गई इस क्षेत्र में तो इस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देंगी, तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा ना, तापीय प्रतिलोमन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर बढ़ा दी तो बढ़ाने से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ने से तो फिर तापीय प्रतिलोमन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कम तापमान चाहिए वो नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं पवन नहीं चलनी चाहिए। तो आप देख लेना कि जिस दिन क्या होगा, पवन नहीं चलेगी, उस दिन क्या है, तापीय प्रतिलोमन की घटना होगी। और तापीय प्रतिलोमन से होता क्या है, अब क्या होगा देखो, अब ये होगा नीचे जो ठंड हो गई, अब इससे क्या है, धुंध आती है। धुंध क्यों आती है आप देख लेना, जिस दिन ऊपर आप देख लेना धुंध सुबह उसी दिन आती है जब आप ऊपर देखोगे आसमान एकदम साफ दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, स्वच्छ आकाश दिखेगा, और आपको ऐसे धरातल के पास शुष्क वायु ऐसे गर्मी सी महसूस होगी ना रात में, तो आपको पता, आप अंदाजा लगा लेना कि हाँ आज गर्मी सी है, एकदम आकाश साफ है। सुबह देख लेना खतरनाक धुंध आई हुई मिलेगी। और जिस दिन रात को हवा चल रही हो तेज, देख लेना सुबह आपको धुंध नहीं मिलेगी। तो धुंध कैसे आती है देखो, हम बात करें, ये क्या है हमारा धरातल, और यहाँ पर ठंड हो गई और यहाँ पर क्या होगी, गर्मी हो गई। तो जब ठंड हो गई तो यहाँ पर जो कण है, धूल के कण है, वो धूल के कण क्या कर लेंगे, इस ठंडी वायु से संघनित हो जाएंगे, और संघनित होकर क्या है, कोहरे का रूप ले लेंगे, यानी धुंध का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो नीचे का क्षेत्र है, ये यहाँ पर क्या बन जाती है, धुंध आ जाती है, यानी कोहरा। इसीलिए यहाँ सर्दियों में कोहरा आता है, क्योंकि नीचे क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो आपको पता है ना, जैसे ही सूर्य आता है, जैसे ही आप कहते हैं तावड़ो निकल गया, धुंध खिंड गई, है नहीं, क्यों, क्योंकि जब धूप आती है तब ये क्या है, इसीलिए मैंने कहा था ये 3-4 घंटे के लिए होता है, ज्यादा नहीं। क्योंकि जैसे ही सूर्य निकलेगा और सूर्य निकलते ही इस पे प्रकाश आएगा, प्रकाश आते ही ये क्या है, चीज चली जाएगी। जो क्या है, संघनित हो गई थी धूल कणों से, ये ठंडी वायु जो संघनित होकर किसका निर्माण कर दिया था, इसने धुंध या कोहरे का निर्माण कर दिया था। तो आप समझ लेना धुंध या कोहरा, आपको जानना है ना कि धुंध कब आती है, कोहरा कब छाता है, तो देख लेना जिस दिन लंबी रातें तो होते ही है, आसमान साफ हो, बाहर देखना, जब आप बाहर जाओ उठ के तब आप देखना कि आसमान एकदम साफ है, कोई हवा नहीं चल रही, फिर क्या होगा, और धरातल के पास थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, समझ लेना सुबह क्या होगी, धुंध आएगी। अगर तेज हवा चल रही है तो आप बेफिक्र होकर सो जाना कि सुबह धुंध नहीं आने वाली है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, पवन स्थिर चाहिए, अगर पवन चल रही है तो धुंध नहीं आएगी। तो आज आपने जाना कि धुंध क्यों आती है। धुंध आती है किसके वजह से, धरातलीय प्रतिलोमन की वजह से धुंध आती है। जब नीचे टेम्परेचर कम, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो धुंध आती है। तो आशा करता हूं आपको धरातलीय प्रतिलोमन अच्छे से समझ आया होगा। तो अब इस धरातलीय प्रतिलोमन को लिख ले, जल्दी से लिखेंगे क्या, अप्रवाही आपने लिखा, अप्रवाही अगर हेडिंग लगाई है तो उसमें लिख ले क्या, ऐसा प्रतिलोमन जिसके अंदर प्रवाह नहीं होता, जिसके अंदर प्रवाह नहीं होता, यानी पवन का संचालन या पवन का प्रवाह नहीं होता, वो अप्रवाही प्रतिलोमन कहलाता है, अप्रवाही प्रतिलोमन कहलाता है। लिख लिया, फिर लिखे, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धरातलीय प्रतिलोमन और नंबर 2 उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। नंबर 1 धरातलीय प्रतिलोमन और नंबर 2 उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। तो ये दोनों समझ आ गए। फिर हेडिंग लगाओ धरातलीय प्रतिलोमन। लिखे, धरातलीय प्रतिलोमन से आशय, धरातलीय प्रतिलोमन से आशय धरातल के पास तापमान कम, धरातल के पास तापमान कम व ऊंचाई पर जाने पर तापमान अधिक हो, ऊंचाई पर जाने पर तापमान अधिक हो, धरातलीय प्रतिलोमन कहलाता है।
धरातलीय प्रतिलोमन कहलाता है। लिख लिया। अब ये लिखें, धरातलीय प्रतिलोमन के लिए, धरातलीय प्रतिलोमन के लिए कुछ दशाओं का होना, कुछ दशाओं का होना आवश्यक है, कुछ दशाओं का होना आवश्यक है। और वो कौन कौन सी है? लिखे, आवश्यक है जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। और इसमें लिख ले सर्दी की लंबी रातें, और इसको कर ले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न पूछे जाएगा दशाओं में से कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए। तो लिख ले सर्दी की लंबी रातें, ये मैंने समझा दिया क्यों। फिर लिखे क्या? स्वच्छ आकाश, कैसा होना चाहिए आकाश? स्वच्छ यानी साफ। फिर लिखे धरातल के पास शुष्क वायु, क्या लिखेंगे? धरातल के पास शुष्क वायु। फिर लिखे धरातल का हिमाच्छादित होना, धरातल का हिमाच्छादित होना। और फिर लिखे शांत पवन या पवन स्थिर होनी चाहिए, पवन स्थिर होनी चाहिए। तो ये आपका पहला पॉइंट पूरा हुआ, कौन सा? धरातलीय प्रतिलोमन। बहुत अच्छे। अब दूसरी हेडिंग लगाएं, क्या? 2 नंबर हेडिंग लगाएंगे, और वो है कौन सी? उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। ये आपने समझा हुआ है अभी, ये आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, और एक बार दोबारा बता दूंगा तो आपके दिमाग में 1 मिनट में आएगा। ठीक है, कैसे? 2 नंबर लिखें क्या? उच्च वायुमंडलीय, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, प्रतिलोमन। ये क्या है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन? यानी वायुमंडल में हमने पढ़ा था कुछ परतें होती हैं, और ऊपर की परतों में अगर ऐसा हो जाए तो वहां पर क्या हो जाता है? उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन कहा जाए। अब प्रतिलोमन का अर्थ तो आप समझ गए। मुझे पूरी आशा है जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं सीरियस होकर, उन सबको ये पता है प्रतिलोमन का मतलब क्या होता है। पूछ लूं तो आप साफ साफ बताएंगे सर धरातल के पास ठंड और ऊपर गर्मी हो, वो क्या होता है? प्रतिलोमन। तो उच्च वायुमंडल यानी वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऐसा हो जाए तो देखो बनाते हैं। ये हमने कहा ये हमारा धरातल है, ये हमारा क्या है? धरातल। और इसके पास जो हमने पढ़ा वो तो धरातलीय प्रतिलोमन था। अब इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? कुछ परतें आती हैं, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो कौन सी परत है। बार बार मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप सोचेंगे सर बार बार एक ही नाम। ये कौन सी है? शोभ मंडल। अब देख रहे हो ना कि सीक्वेंस वाइज चलने का फायदा क्या है। हमने सबसे पहले वायु अक्षांश देशांतर पढ़े, फिर क्या पढ़ा? शोभ मंडल यानी हमने पढ़ा वायुमंडल की संगठन संरचना, फिर सूर्य ताप प्रभावित करने वाले कारक, उष्मा बजट, तापमान, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का लंबवत वितरण, और अब पढ़ रहे हैं हम क्या? प्रतिलोमन। ठीक है, रुद्धोष्म ताप हास दर भी पढ़ लिया, प्रतिलोमन। अब ये बार बार चीजें काम आ रही है, इसीलिए सीक्वेंस से चलेंगे। और पूरी जलवायु एक एक टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ने वाले कि आपको ना समझ आए और कोई रह जाए। एक एक चीजें करवाई जाएंगी, आप कभी भी आके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, शोभ मंडल से ऊपर एक परत और आती है बेटा, वो बता दे कौन सी? आप बताएं कौन सी? हाँ बिल्कुल सही, कौन सी? ओजोन। यानी इसमें कौन सा मंडल कहते हैं हम इसे? समताप मंडल। कौन सा मंडल कहते हैं? समताप मंडल। बस इसी मंडल में ये होता है, इसी मंडल में उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन होता है। इसमें साफ साफ लिखना है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन समताप मंडल में घटित होता है। क्यों होता है? आप सबको पता है इस मंडल में एक परत है, इस मंडल में एक परत है जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। कौन सी परत है? ओजोन परत। कौन सी परत है? ओजोन परत। आप जानते हैं ना कौन सी परत है? ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है मेरे विद्यार्थियों? बताओ क्या करती है? तो यहां से जो भी किरणें आती हैं किस रूप में? अल्ट्रा वायलेट यानी पैराबैंगनी किरणें, और पैराबैंगनी किरणों को ये क्या कर लेती हैं? रोक लेती हैं। और रोकने से ये तो गर्म होती है अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें। अब ये यूवी जो है यानी पैराबैंगनी जो किरणें, इनको ये क्या कर लेगी? रोक लेगी। और रोकने से क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूं क्या? पैराबैंगनी किरणें। और पैराबैंगनी किरणों को ये रोक लेगी, और रोकने से क्या होगा? सूर्य से आने वाली किरण है तो ये क्या है? गर्म तो है, और अगर इनको रोक लेगी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी ऊपर का जो भाग है यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज्यादा, बजाय किसके? नीचे के भाग के। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। किसकी वजह से, ओजोन परत की वजह से। और जब ओजोन परत की वजह से टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है, तो यही तो तापीय प्रतिलोमन है कि नीचे तो क्या हो, टेम्परेचर कम हो और ऊपर क्या हो, टेम्परेचर ज्यादा हो। तो यही तो कंडीशन कौन सी है, तापीय प्रतिलोमन। ये हो कहाँ रही है, उच्च वायुमंडल में, यानी ऊपर वायुमंडल में। कौन सी परत में, समताप मंडल में। किसके कारण, ओजोन परत के कारण। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको ये ओजोन परत रोक लेती है और इससे क्या है, इसका तापमान, ऊपर के क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है, बजाय नीचे का क्षेत्र क्या है, यहाँ पर तापमान कम होता है, जिसकी वजह से क्या है, तापीय प्रतिलोमन बनता है। बस सिंपल सा था उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। धरातलीय के बाद दूसरा भी आपको समझ आ गया होगा। क्या बताना है, समताप मंडल में ओजोन परत के कारण, ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। इसे ओजोन परत के ऊपरी भाग में तापमान ज्यादा व नीचे वाले भाग में तापमान कम होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन कहा जाता है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा, लिखेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये दोनों प्रकार पूरे हुए, इसका मतलब अप्रवाही प्रतिलोमन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब छोटे छोटे प्रतिलोमन है, ठीक है। अब इसमें लिखें क्या, लिखेंगे यह घटना वायुमंडल की, यह घटना वायुमंडल की परत समताप मंडल में घटित होती है। किसमें घटित होती है, समताप मंडल में घटित होती है, क्योंकि समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत के द्वारा अल्ट्रावायलेट यानी पैराबैंगनी किरणों को ओजोन परत के द्वारा पैराबैंगनी किरणों को रोक लिया जाता है, जिससे ओजोन परत के ऊपरी भाग में तापमान अधिक व नीचे भाग में तापमान कम हो जाता है, इसे ही उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन कहते हैं। बहुत मेहनत लगती है बेटा, हाथ दुखने लग जाते हैं, ठीक है। बोलना आसान होता है, आपको क्या है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो मेहनत आपके सामने है, मेरी मेहनत का फल भी मुझे दे दो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि मेरी हिम्मत और बढ़े। आप शेयर नहीं करते भाई, ठीक है। तो उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन क्या होता है कि मैंने बता दिया कि समताप मंडल में ओजोन के कारण क्या होगा, ओजोन के कारण ये होता है कि अल्ट्रावायलेट किरणों को ये रोक लेता है। ऊपर वाले भाग में क्या हो जाता है, प्लस, और नीचे वाले भाग में माइनस, यानी टेम्परेचर ज्यादा और कम। यही तो चाहिए, नीचे वाले भाग में टेम्परेचर कम हो, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा हो, या नीचे ठंड ऊपर गर्मी, वही क्या है, प्रतिलोमन। और ये उच्च वायुमंडल में हो रहा है, इसलिए उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, लिखना चाहे तो लिख ले, ठीक है। कई बार हो सकता है कि मैं लिखता हूं तो इसमें में के जल्दी जल्दी में बोल तो दूं, लिखूं ना, तो वो अपने आप लिख लिया करो। जैसे मैंने बोला ओजोन परत के ऊपरी, मैं कई बार लिख देता हूं ओजोन परत ऊपरी, के बोल देता हूं, लिख नहीं पाता, क्योंकि आगे भी दिमाग में चलता है ना कि आगे क्या लिखूं, तो वो चीज कई बार रह जाती है, तो आप लिख लिया करो, ठीक है। अब अपने बात करें नेक्स्ट, दूसरा। तो दूसरा जो है वो कौन सा है, दूसरा होता है प्रवाही प्रतिलोमन। कौन सा होता है, प्रवाही
प्रतिलोमन। तो 2 नंबर हेडिंग लगाए क्या, प्रवाही प्रतिलोमन। अब ये क्या होता है ऐसे ही समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 2 नंबर है वो कौन सा है, प्रवाही प्रतिलोमन। कौन सा, प्रवाही प्रतिलोमन। ये क्या होता है आप खुद बता सकते हैं, प्रतिलोमन यानी वह प्रतिलोमन जिसके अंदर क्या हो, प्रवाह होता हो, यानी पवनें चलती हो, उसे क्या कहते हैं, प्रवाही प्रतिलोमन कहते हैं। लिखवाई देता हूं, लिखें, वह प्रतिलोमन, वह प्रतिलोमन जिसमें जिसमें प्रवाह होता है वह प्रवाही प्रतिलोमन होता है। और किसका प्रवाह होता है, तो याद रखें किनका, पवनों का। ठीक है, कैसे होता है पवनों का प्रवाह, देखें ये किस प्रकार बनेगा बेटा, इसको देखें और इसके नीचे ये डायग्राम है बना लेना। ये इस प्रकार होता है, देखो यहां से कि क्षैतिज रूप से प्रवाह रहा, इधर से कोई पवन आ रही है, इधर से कोई पवन आ रही है। तो मानो यहां से कोई पवन जा रही है, ये कोई पवन है, ये कैसी पवन है, ये पवन कैसी है, हमने कहा ये पवन है कैसी, ठंडी पवन। कैसी पवन है, ठंडी पवन। एक तरफ से ठंडी पवन आ रही है और दूसरी ओर से पवन आ रही है कौन सी, गर्म पवन। कौन सी पवन आ रही है, गर्म पवन। ठीक है, कौन सी पवन आ रही है, गर्म पवन। तो समझ गए, एक ओर से ठंडी पवन और एक ओर से गर्म पवन। तो क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो जो ठंडी पवन है वो गर्म पवन के नीचे चली आएंगी और गर्म पवन को ऊपर उठा देंगी। इसमें प्रवाह हो रहा है, देखो उसमें प्रवाह नहीं हो रहा था, पवन शांत चाहिए थी। इसमें क्या होगा, इसमें 2 पवन आपको चाहिएगी, एक गर्म पवन और एक ठंडी पवन। और गर्म पवन और ठंडी पवन जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ठंडी पवन क्या है, भारी होने की वजह से गर्म पवन के नीचे आ जाएगी और गर्म पवन को उठा देगी। यानी अब ये पवन क्या है, यहां आ जाएगी, देखते जाना, यहां ये इस प्रकार आ गई। और ये जो कौन सी पवन है, गर्म पवन है, ये क्या है, ऊपर आ जाएंगी किसके, ठंडी पवन के। और जब ये ऊपर आ जाएंगी ठंडी पवन के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ टेम्परेचर माइनस हो गया, यहाँ टेम्परेचर प्लस हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रवाही प्रतिलोमन। क्योंकि नीचे तापमान कम, ऊपर तापमान ज्यादा। ये किसकी वजह से हुआ, प्रवाह की वजह से हुआ, चलने की वजह से हुआ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ठंडी पवन भारी होती है, आपको बताया गर्म पवन हल्की होती है। तो ठंडी पवन भारी हो रही थी, वो गर्म पवन के नीचे आ गई और गर्म पवन को ऊपर उठा दिया। इसीलिए ऊपर के तो क्या है, भाग में टेम्परेचर ज्यादा हो गया और नीचे के भाग में टेम्परेचर कम हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कौन सा कहा जाता है, प्रवाही प्रतिलोमन कहा जाता है। अगर आप बनाना चाहे तो बना ले, ठीक है। ये इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप लिखें, क्या लिखेंगे, अब आप लिखें, यह प्रतिलोमन, यह प्रतिलोमन, यह प्रतिलोमन 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, होता है। एक बात याद रखना, उसमें दोनों में हवा नहीं चल रही थी, इसमें तीनों में हवा चलेगी। कैसे, देखो नंबर 1 जो है उसको बोलते हैं हम वाताग्रीय चक्रवातीय प्रतिलोमन। दूसरा है वो है क्षैतिज प्रवाह, क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन। पूछा जा सकता है आपसे कि प्रवाह प्रतिलोमन के भाग कौन कौन से, ये दे देगा वाताग्रीय चक्रवातीय प्रतिलोमन, क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन, और आपसे पूछ लेगा क्या कि आप मेरे को बताएं, और एक दे देगा कौन सा, धरातलीय प्रतिलोमन, या वो कौन सा दे दे, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। तो तीसरा होता है वो होता है घाटी प्रतिलोमन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घाटी प्रतिलोमन। बस प्रश्न यहीं से आना है, घाटी प्रतिलोमन से, ठीक है। प्रतिलोमन में भी अगर चांस है तो वो कहां से है, घाटी प्रतिलोमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्या है, ये दो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं घाटी प्रतिलोमन से। तो क्या है कि वातागर या चक्रवात ये तीनों दे देगा, इसमें एक दे देगा उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। और आपसे पूछ ले कि उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, या आपसे ये पूछ ले कि इनमें से प्रवाही प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। आपको पता है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन किसका प्रकार है? उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन अप्रवाही प्रतिलोमन का प्रकार है। और ये तीन, जहां तीन होना उनको हमेशा इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि चौथा ऑप्शन डालना बहुत आसान होता है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, सीधा लिखना है। इनमें से प्रवाही प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है, तीन ये दे देगा, एक उच्च वायुमंडलीय दे देगा। तो समझ गए? तो ये था। अब एक एक को समझे, तीनों लिख लिए, एक एक को समझे, इन दो में ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्या है समझेंगे। वातागर या चक्रवातीय प्रतिलोमन क्या होता है? चक्रवातीय प्रतिलोमन क्या होता है? जब चक्रवात बनते हैं, ये हमारे आगे चैप्टर लगता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। दो प्रकार के चक्रवात होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो ये जो बनता है हमें पहले ही पता है कि ये कंडीशन बनती कहाँ है। प्रतिलोमन की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी, ये वहां पर ज्यादा बनती है ध्रुवीय क्षेत्र और शीतोष्ण में। तो इसीलिए कौन से चक्रवातीय क्षेत्रों में बनते हैं? ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। साथ साथ लिख ले, ये हेडिंग लगा ले, वातागर या चक्रवातीय प्रतिलोमन लिखे शीतोष्ण कटिबंधीय है, ऐसे लिख ले, शीतोष्ण चक्रवातीय क्षेत्र में बनते हैं। कैसे बनते हैं? वही प्रवाह से। कैसे? एक तरफ से तो ठंडी वायु आएगी और एक तरफ से गर्म वायु आएगी, और ठंडी वायु क्या होती है, गर्म वायु के नीचे आ जाएगी और गर्म वायु को ऊपर उठा देगी, चक्रवात की तरह। जब चक्रवात बनते हैं तो ये, जब हम शीतोष्ण चक्रवात पढ़ेंगे तो इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, वहां पर मैं फिर जिक्र करूंगा। वातागर क्या होते हैं, देखो यहां पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आपको ये लगेगा कि पता नहीं कब पढ़ेंगे, बता दूं क्या होता है। एक तरफ से कौन सी पवन आ रही है? ठंडी पवन आ रही है, और दूसरी तरफ से कौन सी पवन आ रही है? गर्म पवन आ रही है। तो इनके बीच का जो मिलन क्षेत्र होता है या बीच का जो अंतर होता है, इसे हम कहते हैं क्या? वातागर। तो अगर इसके सहारे जो कंडीशन होती है, ऐसे समझे, इस वातागर के सहारे जो गर्म वायु ऊपर आती है और ठंडी वायु नीचे जाती है, तो उसी को हम वातागर या चक्रवातीय प्रतिलोमन कहते हैं। और ये कहाँ बनते हैं? शीतोष्ण चक्रवातीय क्षेत्र में बनते हैं। बस इतना याद रखना कि वातागर के सहारे या चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातीय क्षेत्र में बनते हैं, तो वो कौन से बनते हैं? वातागर या चक्रवातीय प्रतिलोमन बनते हैं। दोनों तरफ से हवा आनी जरूरी है, एक तरफ से गर्म, एक तरफ से ठंडी। सेम यही होता है क्षैतिज प्रवाह। क्षैतिज प्रवाह को क्षैतिज मैंने कल आपको बताया, ये होता है। तो इसी प्रकार सेम क्या होता है, जब दोनों ओर से हवा आ रही है, गर्म और ठंडी, और वो एक दूसरे के ऊपर, यानी ठंडी हवा नीचे चली जाए और गर्म हवा ऊपर आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन कहते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र में बनता है। ये आपका कहीं भी बन सकता है, जैसे महाद्वीप और महासागर में बन सकता है। कि अगर महाद्वीप पर आपको पता है कि जैसे गर्मी का मौसम होगा तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, और यहाँ पर क्या होगा, जल भाग क्या है, कम देरी से गर्म होता है। जो देरी से गर्म होता है तो यहाँ पर इसकी बजाय थोड़ी क्या होगी, ठंड होगी। तो यहाँ से वायु चलेगी वो गर्म, और यहाँ से चलेगी वो ठंडी। उल्टा कर दो, यहाँ सर्दी कर दो तो यहाँ से ठंडी वायु, यहाँ से गर्म वायु। तो ये कहीं भी बन सकता है। ये बनेगा कहाँ? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। बस इतना ही फर्क है। और दोनों में क्या चाहिए? क्षैतिज प्रवाह में भी आपको बताना है, ये क्या बताएंगे कि क्षैतिज प्रवाह एक ओर से गर्म वायु, एक ओर से ठंडी वायु, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आती है तो ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे घुसकर उसको ऊपर उठा देती है। ये कौन सा प्रवाह होता है? क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन कहलाता है। और ये जो क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन है, इसमें जो वायु है वो क्षैतिज चलनी चाहिए, इस प्रकार से वायु चलनी चाहिए, लंबवत नहीं होनी चाहिए। तो क्षैतिज प्रवाह भी आपको समझ आ गया होगा। अब आप हेडिंग लगाएं, क्षैतिज प्रवाह में लिख लेना, क्या लिखोगे? एक ओर से गर्म वायु व दूसरी ओर से ठंडी वायु के क्षैतिज प्रवाह से ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, जिससे क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन होता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कौन सा? घाटी प्रतिलोमन। इसको समझ लो बेटा बहुत अच्छे से। कौन सा प्रतिलोमन? घाटी प्रतिलोमन। क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बनते हैं। प्रकार पता होना चाहिए आपको, और घाटी प्रतिलोमन अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सा प्रतिलोमन? घाटी प्रतिलोमन। आशा करता हूं आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एक एक चीज बहुत अच्छे से बताई जा रही है। ठीक है। अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में पक्का ये सारी चीजें फिट हो रही है। देखो कैसे, घाटी क्या होती है, पहले तो ये समझो घाटी क्या होती है। इस प्रकार समझो इसको, देखना कैसे
जैसे ये कोई पर्वतीय भाग है, फिर ये फिर कोई पर्वतीय भाग है, फिर ये कोई पर्वतीय भाग है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इन पर्वतीय भागों में आप सब जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। तो समझ गए, ये घाटी है, ये पर्वत है, ये घाटी है और ये पर्वत है। अब इसमें प्रतिलोमन कैसे होगा? प्रतिलोमन का मतलब यहां तो क्या हो जाए, आप खुद समझे, यहां तो ठंड हो जाए, यहां क्या हो जाए, टेम्परेचर है ज्यादा हो जाए, तो वही तो क्या है, घाटी प्रतिलोमन। अब कैसे होता है, देखो बेटा, बात करूं मैं दिन की, जब दिन की स्थिति होती है, तो दिन की स्थिति होगी तो क्या होगा, दिन की स्थिति में सूर्य आता है, और दिन की स्थिति में क्या होगा कि यहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यहां पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, और यहां पर सूर्य की किरणें कम प्राप्त होंगी घाटी में, ठीक है। जैसे हम कश्मीर घाटी की बात करें, जितनी भी घाटियां हैं वहां की बात कर रहा हूं, तो यहां पर तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त होगा, यहां पर कम प्राप्त होगा रात में, दिन में। यह दिन की स्थिति है। अब दिन की स्थिति के बाद जैसे ही सूर्य क्या हो गया, अस्त हो गया, जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, तो एक बात मुझे बताओ कि अब पार्थिव विकिरणों के रूप में किरणें वापिस जाएंगी ना, तो इनसे एक बात तो ये बताएं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है ना, तापमान में कमी। वही बात कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। एक तो ये ऊंचा क्षेत्र, एक तो ऊंचा क्षेत्र, आप देख लो हमारे भारत में कश्मीर और वहां है तो ठंड पड़ रही है ना, खतरनाक ठंड है। हमारे तो कुछ भी नहीं, वहां पर कितनी ठंड है, क्यों, क्योंकि वो ऊंचे क्षेत्र में बसे हुए। तो एक तो ऊंचे क्षेत्र में पहले से ठंड है, फिर दूसरी बात अगर हम बात करें कि ऊंचे क्षेत्र में पहले से ठंड है, एक रात को, अब जैसे ही रात की कंडीशन होगी तो सूर्य नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा। अब ये क्या करेंगे, यहां से अपनी पार्थिव विकिरण के रूप में ऊर्जा त्याग देंगे। क्या त्याग देंगे, ऊर्जा त्याग देंगे। और जैसे ये ऊर्जा त्यागेंगे तो यहाँ की वायु है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, और जैसे ही वायु ठंडी होगी, क्योंकि ऊर्जा त्याग दी, और यहाँ वाली हवा है वो क्या होगी, ठंडी होगी, तो ठंडी हवा क्या होगी, ठंडी हवा। और हवा, ये रात की कंडीशन है, याद रखना, जब ठंडी हवा होगी तो ठंडी हवा होने से क्या हो गया, हवा भारी होगी। अभी मैंने कहा वायु जो है वो ठंडी होने के बाद गर्म हवा से भारी हो जाती है, क्योंकि गर्म हल्की होती है तभी तो ऊपर उठती है, ठंडी वायु हमेशा नीचे उतरती है। क्या उतरती है, नीचे उतरती है। तो याद रखें कि जैसे ही वायु ठंडी होगी तो वो क्या होगी, नीचे उतरेगी। किसकी तरफ उतरेगी, घाटियों की तरफ उतरेगी। वायु क्या उतरेगी, नीचे उतरेगी। और नीचे कहाँ उतरेगी बेटा, घाटियों की तरफ उतरेगी। कहाँ उतरेगी, तो इस नीचे उतरती हुई को कहते हैं अवरोही पवन। क्या कहते हैं, अवरोही पवन, या इसी को कहते हैं क्या, केटाबेटिक। क्या कहते हैं, केटाबेटिक। लिख लेना, अवरोही या केटाबेटिक। नीचे उतरती पवनों को अवरोही या केटाबेटिक कहा जाता है। केटाबेटिक, आपसे पूछ ले केटाबेटिक पवन कौन सी होती है, तो घाटियों से जो नीचे उतरती है ठंडी पवन, वो केटाबेटिक या अवरोही पवन है होती है, या इसे कहते हैं अधोमुखी। क्या कहते हैं, अधोमुखी भी कहा जाता है। अब याद रखें, अब ये जैसे ही नीचे आ गई तो यहां से, यहां पर जो गर्म हवा थी, पहले ही हमने पढ़ा कि प्रवाह होगा, तो गर्म हवा के नीचे घुसेगी ये ठंडी, और जैसे ही यहां पर नीचे घुसी तो यहां पर जो गर्म हवा थी उसको क्या कर देगी, ये ऊपर उठा देगी। क्या उठा देगी, ऊपर उठा देगी, ठीक है। और जैसे ये ऊपर उठाएगी तो ये गर्म हवा ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी। तो गर्म हवा जब ऊपर चलेगी तो ठंडी वायु तो नीचे इकट्ठी होगी, गर्म वायु ऊपर इकट्ठी हो गई, तो यहाँ का टेम्परेचर तो क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। एक बात बताऊं, ये हवा इतनी ठंडी होती है कि यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर पाला पड़ता है, मतलब जमा देती है चीजों को, इतनी ठंडी होती है। इसीलिए घाटी में क्या पड़ता है, पाला पड़ता है। कई क्रोनी सरसियों ने पाड़ो मार गयो जमणो, ठीक है। तो यहाँ पर घाटियों के निचले क्षेत्र में इतना पाला पड़ता है कि अगर यहाँ कोई रह जाए तो उसकी जान भी जा सकती है, यानी वो मर सकता है अगर यहाँ पर कोई रह जाए। तो इसीलिए याद रखें, घाटियों के अंदर जो मकान बनाए जाते हैं वो ऊपरी भाग में बनाए जाते हैं। जितनी भी घाटियां हैं वहां पर आप देख लेना कि लोग रहने और कृषि कार्य करने के लिए घाटियों के ऊपरी भाग में रहते हैं। आपसे कभी आरएस मेंस वगैरह में प्रश्न पूछा जा सकता है कि घाटियों में मकान या कृषि कार्य ऊपर क्यों किया जाता है, ऊपरी भाग में क्यों किया जाता है, तो बताना घाटी प्रतिलोमन के कारण ठंडी हवा नीचे उतरती है और वो इतनी ठंडी होती है जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग, जैसे कश्मीर घाटी है, ठीक है, जितनी भी घाटियां हैं उनमें लोग अगर नीचे रहे तो वो जम जाएंगे। इसीलिए आप कभी देखना, कभी कोई गया है तो उसने जरूर देखा होगा कि वो सोचा भी होगा कि ये लोग नीचे मकान क्यों नहीं बनाते, ऊपर क्यों बनाते हैं। ऊपर बनाने का रीजन ये है कि रात में इतनी ठंडी पवन नीचे उतरती है कि वहां के लोग जम जाएं।
इसीलिए अब ये पवन जो ऊपर उठ रही है ना, गर्म पवन, ये गर्म पवन लिख ले, रेड वाली जो है ये क्या है, ठंडी पवन, और ये कौन सी है, गर्म पवन। जो नीले से दर्शाई है वो गर्म है और ये ठंडी, और ये जो ऊपर उठते हैं इसको बोलते हैं आरोही पवन। क्या बोलते हैं, आरोही पवन। क्या बोलते हैं, आरोही पवन। तो जो नीचे पवन उतरती है वो तो होती है कौन सी, केटाबेटिक पवन। कौन सी होती है, केटाबेटिक या अवरोही। और इसके बाद यहाँ उतरने के बाद यहाँ की जो पवन है उसको ये क्या कर देती है, ऊपर उठा देती है। ऊपर उठा देने से क्या हो जाता है, ऊपर उठाने से यहाँ का ऊपर का तापमान बढ़ जाता है, और ऊपर का तापमान बढ़ने से यहाँ पर लोग ऊपर की ओर रहने लग जाते हैं, मतलब मकान अपने ऊपर बनाते हैं और यहीं पर अपना कृषि कार्य या रोजगार चलाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि घाटियों के ऊपरी भाग में ही मकान या कृषि क्यों की जाती है, घाटी प्रतिलोमन के कारण, क्योंकि रात में हवा ठंडी होकर नीचे उतरती है। इसी को क्या कहते हैं, घाटी प्रतिलोमन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर कम, और यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर ज्यादा। और प्रतिलोमन में यही तो है कि नीचे टेम्परेचर कम और ऊपर टेम्परेचर ज्यादा हो। तो घाटी प्रतिलोमन आशा करता हूं समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो लिखे लिखे इस डायग्राम को अपने बाद में दोबारा बनाएंगे, लिखेंगे, लिखें। पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय, ये सर्दी का टाइम है अभी, रात के समय है, पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय वायु ठंडी होकर घाटियों की तरफ, घाटियों की ओर नीचे उतरती है, नीचे उतरती है। वह घाटी की गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, ऊपर उठा देती हैं, जिससे घाटी में कम तापमान यानी पाला पड़ता है, पाला पड़ता है। वह ऊपरी भागों में तापमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे लोग अपने अधिवास, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना बाद में, अपने अधिवास, या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना, अधिवास या कृषि कार्य घाटी के ऊपरी भाग में, यहां लिख देता हूं, मिटो को ऊपर लिख देता हूं, ऊपरी भाग में करते हैं। तो समझ आया क्यों, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, पाला पड़ता है, ऊपर क्या है, तापमान क्या है, अधिक रहता है, क्योंकि गर्म वायु ऊपर आ गई, इसकी वजह से वहां पर लोग अच्छे से रह पाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, अपनी कृषि वगैरह करते हैं। अगर कभी रिस्क ले ले कि नहीं हम तो घाटी में रहेंगे, तो सुबह मिलने वाले नहीं है, क्योंकि रात को जम जाएंगे, इतनी ठंडी पवन है ये। ठीक है, तो अब इसका चित्र बना ले अच्छे से ताकि आप भूलें ना। तो घाटी प्रतिलोमन तो आपने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो लिखे, अब इस प्रकार चित्र बना लें। आपने कहा ये कोई पर्वतीय भाग है और ये घाटी क्षेत्र है, फिर कोई पर्वतीय भाग है और ये फिर कोई घाटी क्षेत्र है। बना लिया, तो यहाँ तो आपने लिखा क्या, पर्वत, और यहाँ आपने लिखा क्या, घाटी। ठीक है, अब इस घाटी में क्या होगा, देखो अब क्या है, यहाँ पर क्या है, पवनें नीचे उतरेगी, ओ सॉरी, लाल को गर्म से दर्शाएंगे। ठीक है, कहेंगे क्यों लाल ताड़ो, लाल पीलो है, तो लाल गर्म की निशानी है ज़्यादा। ठीक है, हाँ, तो ये नीचे उतरती हैं,
पर्वतों से क्या है, नीचे उतरती है, कहाँ पर है, घाटी में। तो इसे आप लिख लें, क्या क्या लिखेंगे, ठंडी पवन, या इसी को कहते हैं क्या, केटाबेटिक, या इसी को कहते हैं क्या, अवरोही, या इसी को कहते हैं क्या, अधोमुखी। याद रखनी है, ये कोई भी नाम पूछ सकते हैं आपने, ठीक है, ये सेम ही हो गई। अब ये क्या करेगी, ये हाँ यहाँ आ गई। कई बार होता है ना, हाँ घरे दो बहना हुआ है, जैसे एक बहन की हुआ है छोटोड़ी बटोड़ी बड़ी लड़ाई मैं कहूँ हुआ कि कभी दूसरी कोई जगह ले लेनी कहेंगी बेगी, और जी बा बटोड़ी बहन आवा तो छोटोड़ी बहन क्या खड़ी हो, खड़ी होके क्यों, आ मेरी जगह है, तो बस ये ही आवे मैंने आपकी जगह खड़ी कर दिया, छोटोड़ी ने अठे कौन बैठो, आ मेरी जगह है, अठे मैं ही बैठू तो मेरा नहीं, हाँ अपाड़ो टाइम चला जे बहर है गुजराम बढ़ जाए तो सीधी कहना खड़ी हो मेरे गुजराम, जाल तेरा में जाल, क्यों भाई बात अठे कि जी ठंडी आवेगी तो गर्म ने कहेगी ना तेरो अठे कोई काम कौन, तो कहेगा मैं तू चाल तेरी जगह, तो अब इनको क्या कर देंगी, ये ऊपर उठा देंगी, सीधी सी बात आई है, ठीक है। आपकी जगह कोई कौन दे, ध्यान रखियो टाबरो, सारा आप आपकी रोटी नीचे खीरो दे, तो आई बात है कि अब ये यहाँ नीचे आ जाएगी, ये क्या कर देगी, ये कैसी पवन होती है, गर्म, या इसी को क्या कहते हैं, आरोही, क्या कहते हैं, आरोही, या इसी को क्या कहते हैं, अभिमुखी, क्या कहते हैं, अभिमुखी। तो ये याद रखेंगे, ये गर्म पवन है और ये ठंडी पवन है, यही कंडीशन होती है यहाँ, यहाँ भी आप इस प्रकार बना लें ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये कैसी पवन है, ये कोई भी घाटी क्षेत्र हो उसमें ऐसा ही होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, और यहाँ से क्या है, ये क्या है, गर्म पवन, यहाँ लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाओगे कि जो भी ऊपर जा रही है वो क्या है, गर्म है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लिख ले, यहाँ पर ऊपर के क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लिख ले, क्या एक बढ़िया सा मकान बना लो, ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले क्या, कृषि कार्य व अधिवास, याद रह जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, लोग अपने मकान वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, हाँ मकान वह कृषि कार्य, ये क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या है, घाटी प्रतिलोमन, समझ गए, घाटी प्रतिलोमन क्या होता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट बात करेंगे, जो लास्ट है वो कौन सा है, लास्ट प्रकार है वो कौन सा है, लास्ट प्रकार रहेगा वो है कौन सा, यांत्रिक प्रतिलोमन, कौन सा प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन, ठीक है। तो लिखे मैकेनिकल इन्वर्जन, 3 नंबर जो है वो कौन सा है, यांत्रिक प्रतिलोमन, प्रतिलोमन, यानी इस प्रतिलोमन का मतलब है कि कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है जब क्या है, हवाएं नीचे आने से पहले क्या है, ऊपर चली जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यांत्रिक प्रतिलोमन कहा जाता है। लिखे यह 2 प्रकार का होता है, लिखे यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, बहुत ही सिंपल है। नंबर 1 तो है क्या, अवतलन, अवतलन प्रतिलोमन, और दूसरा होता है वो होता है संवहन प्रतिलोमन। तो पहले अवतलन प्रतिलोमन समझे। कल आपने एक बात बताई थी, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी से कुछ क्या है, क्या होती हैं, पवनें गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और जब ये पवनें गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो ये क्या करती हैं, ये फैलती हैं, ये क्या करती हैं, फैलती हैं। याद है क्या, रुद्रोष्म में हमने पढ़ा था कि गर्म होकर ऊपर उठती हैं और फिर ये फैलती हैं, फैलने के बाद वापस ये इनका अवतलन होता है, तो फैलेंगी, आयतन बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, कल पढ़ा था ना। एक बात फिर हमने कल और पढ़ी थी कि जब ये नीचे उतरेंगी, जैसे यहाँ उतरेंगी, तो यहाँ उतरेंगी तो ये क्या है, संकुचन होकर उतरती है, यानी एक ही जगह इकट्ठी हो जाती है, और जब संकुचन होता है तो तापमान बढ़ता है, बढ़ता है ना, कल पढ़ा था, याद करो, जब संकुचन होता है तो क्या है, तापमान बढ़ता है, जब क्या होता है, प्रसरण होता है तो तापमान कम होता है। अब ये फैल रही है मतलब इस वायु का तापमान कम होगा, लेकिन जब ये नीचे उतरेंगी तब क्या होगा, इनका संकुचन होगा, मतलब सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने से क्या होगा, इनका तापमान है बढ़ जाएगा, तापमान है प्लस हो जाएगा, और पहले से यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो वापस आएगी नहीं, यहाँ से गर्म हवा आ रही है, तो ये हवा तो सारी ऊपर आ गई, और यहाँ संकुचन के कारण ये इतनी गर्म हो जाती है कि धरती पे पहुंच ही नहीं पाती, और यहीं से गर्म होकर वापस ऊपर की ओर चले जानी शुरू हो जाती है, मतलब यहीं से वापस
इतनी गर्म हो जाती है कि ये वापस यहीं से इनका सहवहन हो जाता है, वापस यहीं से ये चली जाती है, धरती पर नहीं आती। तो यहाँ नहीं आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवा वापस ऊपर गई तो ऊपर वाली परतों में क्या होती है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है। टेम्परेचर अधिक होने से यहाँ पर कम हो गया, यही तो क्या होता है, प्रतिलोमन। तो ऐसे प्रतिलोमन को क्या कहते हैं, अवतलन प्रतिलोमन। क्या कहते हैं, अवतलन प्रतिलोमन। ठीक है, तो लिख ले इसमें, हाँ लिखें क्या, लिखें जब वायु अवतलित होती है तो उनका संकुचन होता है, संकुचन होता है, जिससे तापमान बढ़ता है, इससे वायु धरातल पर आने से पहले ही वापिस गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, जिससे धरातल के पास ठंड व ऊपर गर्मी हो जाती है। और यही तो कंडीशन चाहिए, यही तो कंडीशन चाहिए कि धरातल के पास ठंड और ऊपर गर्मी हो, तो ये अवतलन प्रतिलोमन कहलाता है। उसके बाद दूसरा प्रकार लिख लें इसका, और वो दूसरा प्रकार है कौन सा, वो है सहवहन प्रतिलोमन। कौन सा है, सहवहन प्रतिलोमन। लिखेंगे दूसरा, लिखे क्या, सहवहन प्रतिलोमन, सहवहन प्रतिलोमन। और ये तो आप जानते ही हो, लिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, बार बार पढ़ लिया। सहवहन से प्रतिलोमन कैसे, ये क्या है, पृथ्वी है और इससे गर्म होकर वायु जब ऊपर उठ जाएंगी, गर्म होकर जब वायु ऊपर उठ जाएंगी तो यहाँ पर तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर गर्म हुई वायु जो ऊपर उठेगी तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ये वायु यहाँ आ गई और यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, सहवहन प्रतिलोमन। आप बता सकते हैं कि क्या लिखेंगे, वायु गर्म होकर जब ऊपर उठती है, वायु गर्म होकर, लिख देता हूँ, वायु गर्म होकर जब ऊपर उठती है, वायु गर्म होकर जब ऊपर उठती है, जब ऊपर उठती है तो ऊपरी भाग में गर्मी व धरातल के पास ठंड हो जाती है, ठंड हो जाती है। और यही तो प्रतिलोमन है कि नीचे क्या हो, तापमान कम और ऊपर क्या हो, ज्यादा। अब प्रतिलोमन तो नहीं भूलने वाले, इतनी बार बता दिया, नीचे ठंड ऊपर क्या हो, पूरी गर्मी। क्यों, क्योंकि ऊपर उठेगी गर्म होकर तो ऊपर के क्षेत्र का तापमान बढ़ा देगी, नीचे अपने आप पे ठंडे हो जाएगी। तो ये कौन सा था, सहवहन प्रतिलोमन। तो आज हमने प्रतिलोमन को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा, आप इस क्लास को एक बार देख ले, आप उसके बाद कहीं भी आप प्रतिलोमन का प्रश्न आएगा वो गलत नहीं होगा। और ये सबको हार्ड लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर इसको समझा जाए तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान। ठीक है ना, ये तो वही बात है कि क्या हुआ कि हारा वह नहीं जो गिर गया, हारा वह नहीं जो गिर गया, हार तो वो गया ना जिसने उठने की हिम्मत ही ना की हो। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, वो कभी नहीं हारता जो गिर गया हो या असफल हो गया हो, नहीं, हार तो वो गया ना जिसने उठने की नहीं सोची। हमने पहले से अगर सोच लिया कि हार्ड है तो हार्ड ही रहेगा, अगर हम सोचे नहीं हार्ड नहीं है, हम समझेंगे और अच्छे से क्लास देखेंगे तो क्या होगा, ये कि एकदम समझ आएगा। और आप रट लो,
जितना मर्जी रट लो, इस प्रतिलोमन को आपको समझ आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो अच्छे से चीजों को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।